साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर बात करना हम निजी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी समझते हैं। सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों के लिए सबसे बड़ा पर्व पिछले एक महीने से मनाया जा रहा है, कुंभ के रूप में। कई लोग इसे महाकुंभ के रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है। धारणा, मान्यता यही रही है कि हर 12 साल के बाद कुंभ लगता है। इसके संदर्भ में पौराणिक कथाएं हैं जिनके संदर्भ में आप अवगति हैं, तो उसे मुझे द्वारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यथासंभव तैयारियां की, कोशिश की कि इसके माध्यम से वह जन जन तक पहुंचे। इस धार्मिक आयोजन के संदर्भ में जितने संसाधन लगाए जा सकते थे वो संसाधन लगाए जाने की ईमानदारी से कोशिश दोनों ही सरकारों के द्वारा की गई। भारी भरकम बजट रखा गया, तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई, प्रचार प्रसार पर भी खासा जोर दिया गया और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार है, उसने इस धारणा और मान्यता के तहत कि हम हिंदुत्व के या सनातन धर्म के या भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पैरोकार हैं, इसे साबित करने के उद्देश्य से इस कुंभ के आयोजन में अपना सब कुछ झोंक दिया। साथ में यह भी एक कहीं ना कहीं मंशा रही सरकार की या भाजपा के नेताओं की या केंद्र सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार मंत्रियों की कि हम इस आयोजन के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बताएं कि एक सफल आयोजन किस प्रकार से आयोजित किया जाता है। इस दृष्टि से सारे उपक्रम किए गए, लेकिन भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा आई नहीं, आ रही है। हर शाही स्नान के संदर्भ में यह उम्मीद बांधी गई कि ये आखिरी भीड़ का रेला है, इसके बाद में छट जाएगा, घट जाएगा, पर हुआ नहीं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने में सफल हुए उसके मद्देनजर परिस्थितियां ऐसी बनी कि हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर वह इस कुंभ में नहीं पहुंचा तो शायद वो अपने धर्म के से विपरीत चला जाएगा। नतीजा ये हुआ, क्या गांव, क्या गली, क्या शहर, क्या बाजार, हर घर से, हर परिवार से लोग प्रयागराज जाने के लिए तत्पर हो गए। नतीजा ये कि सड़कों पर बेतहाशा जाम, और जो सरकारें पहले आमंत्रण दे रही थी, जो राजनेता बढ़ चढ़कर ये आह्वान कर रहे थे कि आप प्रयागराज आए, कुंभ में जरूर पधारें, वहां पर मुनादी होने लगी, जो जहां है वहीं रुक जाए, जहां है वहीं से लौट जाए और इसी के माध्यम से अपना काम चलाए। इन परिस्थितियों के बीच में जो हादसे इस दौरान हुए हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हम मजबूर इसलिए हैं कि अतीत की सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था कि उस सरकार ने समय में ऐसा हुआ, उस सरकार के समय पे ऐसा हुआ, उस दौरान ध्यान नहीं दिया गया। पर जब इस सरकार ने सब कुछ झोंक रखा है तब भी हादसे नहीं रुक रहे। कहीं बोट पलट रही है, कहीं भगदड़ मच रही है। और नई घटना यह है कि प्रयागराज में तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को हुई भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग बेसुध हो गए, बेहोश हो गए, घायल हो गए। हुआ क्यों? हुआ केवल इसलिए कि भीड़ हद से ज्यादा थी और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऐन मौके पर मुनादी बदल देने के संदर्भ में हुई और नतीजा एक बेतहाशा भगदड़ जिसमें अनगिनत मौतें। हैरत की बात यह है कि चाहे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का मौका रहा हो और चाहे इस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, किसी के संदर्भ में भी अभी तक स्पष्ट तौर पर जिम्मेदारी निकल कर नहीं आई है। किसी बड़े जिम्मेदार राजनेता या अधिकारी के संदर्भ में ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि उसको इस चूक के लिए, गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हम आज इसी पर बात करेंगे। हादसे लगातार, नहीं कोई जिम्मेदार। क्या वाकई इन हादसों को महज एक इत्तेफाक मानकर हमें अनदेखा कर देना है या जानने, समझने, बूझने की कोशिश करनी है कि जब सब कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से था, व्यवस्थित तरीके से था, तो इस कदर अव्यवस्था और उसके साथ में ये मौतें, क्या इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? सवाल महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस सवाल पर केंद्रित चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि मैं हमेशा कहता हूं
कि योजना ना बनाए, विकल्प बनाए। जेनिफर एनिस्टन के द्वारा क्या कमाल की बात कही गई थी, केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता है, आपको हर परिस्थिति में विकल्प के विषय में भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या किया जाएगा। यह विकल्प अगर आपके पास होता है तो आपकी स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़ के संदर्भ में नहीं रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ महिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की सुधी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब हमारे साथ खासतौर पर इस चर्चा के लिए जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। ऐसे तमाम आयोजनों के संदर्भ में उनको तजुर्बा है, समझेंगे उनसे कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर चूकें कितनी हैं और महज इत्तेफाक कितना है। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रमोद मिश्रा जी से करते हैं। प्रमोद जी से हम पहले भी बात किए थे, जब मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ था, उसके बाद भी हादसे लगातार हुए हैं, पंडाल जले हैं, बोट पलटी हैं, सड़कें जाम हुई हैं और इन सब के बीच में देश की राजधानी में अनगिनत मौतें हुई हैं। क्या कहते हैं प्रमोद मिश्रा जी, आकलन करने में चूक है, व्यवस्था करने में चूक है, समझ में चूक है, या एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाना था, इतिहास रचना था, इस कोशिश में ये जाने चली गई हैं? क्या कहते हैं प्रमोद जी? प्रमोद जी आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे तो हमारी मदद रहेगी। जी नमस्ते हिमांशु जी, और नमस्ते हमारे सभी पैनलिस्ट को और आपके तमाम दर्शकों को। इन शब्दों का प्रयोग या इन अलंकृत शब्दों का प्रयोग तो आपका पूर्वाधिकार है। जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया कि अनगिनत मौतें हो गईं, आपने ये कह दिया कि ये क्या करना चाहते थे, तो खैर आप एक पत्रकार की भूमिका में हैं, इन शब्दों का और अलंकरण करना आपका अधिकार है। सरकार हमारी राज्य में भी है, सरकार हमारी केंद्र में भी। एक बड़ा कार्यक्रम जिसका हम तो यही मानते हैं कि सफल आयोजन है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हुई और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई जब मौनी अमावस्या के दिन हमारे कुछ श्रद्धालुओं को प्राण गंवाने पड़े। अब ये तो उनके परिवार के साथ सभी की संवेदनाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की संवेदना कम या ज्यादा नहीं होती है, सबकी संवेदनाएं हैं। और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका दर्द तो वही जानते हैं। निसंदेह चूक हुई है, इसको लेकर के कहीं दूसरा कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके शब्दों में कहे तो टीवी चैनल पे तो बस अभी निर्णय हो जाना चाहिए, अभी अभी तुरंत। और जिस गति से आप निर्णय चाहते हैं, कहीं कल्पना कीजिए इस गति से यदि देश की अदालतों ने काम किया होता तो लाखों केस ही पेंडिंग न रहते। क्योंकि आपके अनुसार न जांच होनी चाहिए, आपके हिसाब से न निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, आपके अनुसार तो बस यही इसी टीवी चैनल पर सरकारें भी बन जानी चाहिए, मंत्री पद का गठन, मंत्री परिषद का गठन भी हो जाना चाहिए, न्याय भी यही हो जाना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए जैसे हम कहें वैसे ही। इससे इतर हमें कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश हिमांशु जी ऐसा होता है। हाँ, यदि दुर्घटनाओं पर कोई लीपापोती करने का कोई प्रयास करे तो समझ में आता है, उसकी आलोचना और समालोचना दोनों करने का अधिकार है। जांच बैठाई गई है दिल्ली के राजधानी में जो हुआ है रेलवे स्टेशन पर। अभी मैं सीपीआरओ की बात सुन रहा था, भारतीय रेल के जो प्रवक्ता हैं, और जो उन्होंने कहा कि 14 लोगों के मृत्यु हुई है, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। और जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी शेड्यूल ट्रेन, और जो कि मीडिया में भी चल रहा था, यहां आपको ज्ञात ही होगा, शेड्यूल ट्रेन
कोई भी शेड्यूल ट्रेन ना तो कैंसिल हुई और ना ही कोई प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आई। 12 नंबर प्लेटफॉर्म को भीड़ को देखते हुए, ये उनका वक्तव्य है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं अपनी तरफ से। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल ट्रेन तुरंत लगाई गई जिसकी घोषणा की गई और भीड़ उधर से उधर भागी। अब ये तो आप भी जानते हैं, 2 सदस्यीय टीम गठित हो गई, सीसीटीवी कैमरा सीज कर दिए गए हैं, उनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और उनको देखा जाएगा और उनके अनुसार जो विश्लेषण होगा बिल्कुल कठोरतम कदम उठाया जाएगा, बिल्कुल कठोरतम कदम उठाया जाएगा। जो उचित प्रक्रिया के तहत जिसकी जिम्मेदारी होगी उसको कटघरे में वो खड़ा भी रहेगा और उसको दोषी भी अगर करार दिया जाएगा और उसके प्रति कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। जी, तो प्रमोद जी काफी विस्तार से आपने कहा, मेरी अलंकृत शब्दावली से आप आहत है ऐसा भी बोध कराने की आपने चेष्टा की मेरी अधिकार संपन्नता के विषय में टिप्पणी करते हुए। पर दिक्कत क्या है ना प्रमोद जी, सत्ता की भाषा और विपक्ष की भाषा में अंतर आ जाता है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुंभ का महाआयोजन था, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ हुई, भगदड़ में तब भी जाने गई, जाने जाते ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुखरता के साथ अव्यवस्था का हवाला दिया, इसके संदर्भ में अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, मेला के प्रभारी मंत्री आजम खान को निशाने पर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने बिना जांच की कोई प्रतीक्षा किए हुए आजम खान का इस्तीफा ही नहीं चाहा, बल्कि आजम खान का इस्तीफा हो भी गया। प्रमोद जी, तो कुल मिलाकर आपसे जानने का विषय यह है कि सबसे पहले आपको इस बात के लिए कोई खेद है कि जब आपके पास में इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने की स्थिति नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या को संभालने की स्थिति नहीं थी, तो आपने इतना बढ़ चढ़कर दावा क्यों किया? एक मौत भी सरकार के लिए सवालिया निशान होती है प्रमोद जी, किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए। और जब भारतीय जनता पार्टी की हो तो उम्मीद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में अपनी चाल चरित्र से देश में ये विश्वास कायम किया है। तो आज अगर ये सवाल है कि देश की राजधानी का स्टेशन भी इस कदर असुरक्षित है कि भगदड़ के कारण 18 मौतें हो सकती है जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, तो क्या चाहते हैं प्रमोद जी, इस पर आपकी सराहना की जाए या आपको कटघरे में खड़ा किया जाए? अनुमति है बोलने की? जी, कोई सराहना की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कोई सराहना नहीं, कठोरतम आलोचना करनी चाहिए हमारी। कोई हमारे साथ सहृदयता आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कभी ऐसा निवेदन नहीं किया। क्षमा करें यदि आपको कहीं ऐसी गलती लग रही हो मेरे वक्तव्य से कि कहीं बार मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप हमसे प्रश्न न पूछें, तो ऐसा हमने कहीं कहा। हाँ, हमने ये जरूर कहा, मुझे आपके एक शब्द से जिसको मैंने कहा कि जो आपका विशेषाधिकार है आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा विनम्र आग्रह है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं कि आपने कहा कि अनगिनत जाने चली गई। अब इस शब्द से भी अगर मैं विरोध ना करूं तो ठीक है, ये भी आपका पूर्वाधिकार है कि नहीं हम तो यही शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से कि अगर मैं कह दूं कि कुछ किसी की भी नहीं गई और आप कह दें कि अनगिनत चली गई, तो दोनों ही सही नहीं है। तो जो भी तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर जो भी तथ्य निकले उनका प्रयोग करना चाहिए। आपने सही कहा, कुछ स्तर तक राजनीति तो होती है, लेकिन 2013 जहां का आपका उदाहरण कितने करोड़ थे वो, अब ये मत कहिएगा कि मैं शायद नंबरों पर ट्रांसफर कर रहा हूं। कितने करोड़ थे उस समय, उस कुंभ में कितने करोड़ जनता थी? 52 करोड़ के लगभग संख्या पूरी होने वाली है। महाकुंभ नगर जिसका 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है,
जो पूरे प्रदेश की आबादी से दोगुनी आबादी वहां पर माफ कीजिएगा प्रमोद मिश्रा जी, जो सरकार यह बताने की स्थिति में है कि हर घंटे में कितने लाख लोग डुबकी लगा लिए, कितने करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके, उसी सरकार के रहते हुए मौनी अमावस्या पर कितने लोगों की मौत हुई 12 घंटे तक नहीं बताए आप। और राजधानी का रेलवे स्टेशन है, जिस सीपीआरओ के बयान के आधार पर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कल रात में पहले इस बात से ही इंकार कर दिया था कि कोई भगदड़ हुई है, बोले अफवाह है। तो प्रमोद जी, सवाल रहेंगे, सवालों के संदर्भ में आप कटघरे में भी रहेंगे और उनके संदर्भ में आपसे उत्तर की अपेक्षा भी होगी। सवाल पर रहिए। सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि इस कुंभ के संदर्भ में क्षमता से अधिक लोगों के आने के आह्वान ने समस्या खड़ी कर दी है? जिस सरकार ने यह आग्रह किया था आप आए, उसी सरकार की पूरी मशीनरी लग गई इस बात के लिए कि जो जाए वहीं रुक जाए और वहीं से वापस लौट जाए। जानों को जाने दीजिए। जो लोग अरमानों के साथ कर्जे लेकर, व्यवस्थाएं करके, बूढ़े माता पिता को लेकर आपके भरोसे पर, आपके दावों के भरोसे पर इस प्रयागराज के लिए निकल पड़े, उन्हें बीच रास्ते से आप वापस कर रहे हैं, इसके लिए अपने आप में शर्मसार है कि नहीं है? यह भी आपसे सवाल है। करूं, जवाब दूं? जी। आप क्रोधित हो गए क्योंकि यह विषय ऐसा है, यह इतनी उदारता का विषय नहीं ना प्रमोद जी। लाखों लोग आप सड़कों से वापस लौटा दिए, जो बड़े अरमानों के साथ इस कुंभ का हिस्सा बनने के लिए गए थे, आप पे भरोसा करके, आपके दावों पर भरोसा करके, आपकी व्यवस्थाओं पर भरोसा करके। दावों पर हिमांशु जी अभी भी भरोसा है। कल दुर्घटना होने के बावजूद भी लोगों की संख्या कम नहीं हुई है। प्रस्तुत करना है तो ठीक से प्रस्तुत करिए। अचानक से अचानक से क्रोधित होकर के काम नहीं चलता हिमांशु जी। हमारे दावों के आधार पर विश्वास आज भी है और यही विश्वास है जो 10 सालों से हमारे ऊपर लोगों ने उसका प्रकटीकरण किया है, पूरे राष्ट्र में किया है। तो ये कह देने से आपके ये विश्वास तार तार नहीं हो जाता। दुर्घटनाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और उचित कदम उठाए जाएंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारियों से हमने कभी भी पलायन करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के प्रमोद जी कह रहे हैं सरकार पूरी जिम्मेदारी स्वीकार रही है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। और प्रमोद जी चाहते हैं कि इस बात पर उनकी सराहना हो कि देखो देश कितना भरोसा कर रहा है। ऐसे हादसे हो जाने के बाद ऐसी खबरें कि जाम हर तरफ है, तब भी कितने करोड़ लोग अभी भी तत्पर है आने के संदर्भ में। आप हमारे इस विश्वास को देखिए, हमारे प्रति इस विश्वास को देखिए। महिमा सिंह जी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस की सुधी प्रवक्ता हैं। कितनी अचंभित है महिमा जी इस विश्वास के संदर्भ में, इस उम्मीद के संदर्भ में, इस आशा के संदर्भ में जो प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, आज पहले से ही मन व्यथित है, दहला हुआ है दिल ऐसे मंजर देख करके। लेकिन आपके आज के शो के ऊपर, इस चर्चा के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता को देखते हुए ऐसा लगा कि जैसे निर्लज्जता नवाज देवबंदी साहब की पंक्तियां हैं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, भाजपा के अंदर की सच्चाइयां बतला रहे हैं। कुंभ की सच्चाई तो हमें दिल्ली के स्टेशन पर कल दिख गई, जिसे कुंभ के अंदर छुपाने की कोशिश की थी जिस मंजर को, वो आखिरकार देश की राजधानी में पहुंच गया डॉक्टर द्विवेदी। क्योंकि सच तो पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खोज लेता है। मगर दुख इस बात का है कि अभी 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली के अंदर चुनाव में जो डबल इंजन पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आई, जिस जनता के वोट के ईंधन पर यह डबल इंजन चलता है, उस जनता को ये भारतीय जनता पार्टी कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह देखती है, ये साफ नजर आ रहा है।
ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर गए, कितने नुकसान हो गए, क्योंकि जैसा आपने अभी सटीक तौर पर कहा कि जो सरकार तुरंत बता सकती है कितने लोगों ने डुबकी लगा ली, वो क्या ये आंकड़ा जारी नहीं कर सकती कि कितने लोगों की मौत हो गई। 29 जनवरी को भी जब इस तरह का हादसा कुंभ के अंदर हुआ था और जब हमने सवाल पूछे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे थे, बार बार पूछा, एक आंकड़ा जारी कीजिए, बताइए वहां लोग अपनी मां को, अपने बच्चे को, अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, उनके डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई आंकड़े जारी नहीं हुए, कोई सूची जारी नहीं हुई, और कुछ हुई भी, कुछ नंबर्स आए भी तो बहुत देर से, क्योंकि इस सरकार के लिए हम लोग सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। 7,000 करोड़ का इंतजाम कर सकते हैं, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किया गया, ऐसा दावा ये सरकार पेश करती रही, लेकिन 50 करोड़ की भीड़ इनसे संभल नहीं रही है। तो फिर ये इस तरह के खोखले दावे किस लिए, किसको दिखाने के लिए? ये क्या दिखाना चाहते हैं? विदेश से जब हमारे लोग बेड़ियों में बंध कर आते हैं, जब हमारे देश की राजधानी में इस तरह से भगदड़ में मारे जाते हैं, तो सरकार की मानसिकता साफ पता चलती है, कि साफ पता चलता है कि इस सरकार के लिए हम लोग मात्र एक आंकड़े से ज्यादा कुछ और है नहीं। तो ये तो डबल इंजन का डबल फेलियर है डॉक्टर द्विवेदी। और मुझे लगता है जितने सीधे शब्दों में आपने सवाल पूछे और जितना घुमा फिरा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज जवाब दिए सरकार के प्रतिनिधित्व करते हुए, मुझे लगता है आज इस देश की जनता को यह बात स्पष्ट हो गई है कि धर्म का राजनीतिकरण करके, हमारे विश्वास का फायदा उठा करके इस सरकार ने जितना ज्यादा भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाया है, परिवारों को तोड़ा है, हमारे देश के अंदर जो धर्म व्यवस्था थी उसे ध्वस्त करने का काम किया है, यह ऐतिहासिक है। दिल्ली स्टेशन पर बैठा हुआ कूली बता रहा है कि अपने 44 साल के वहां के अनुभव में आज तक उसने ऐसी भगदड़ नहीं देखी थी। वहां चाय बेचने वाला व्यक्ति बता रहा है कि किस तरह से अंत में प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिए गए, घोषणा हुई, लेकिन आपके चैनल पर बैठकर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात से इनकार करने में विश्वास रखते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं इस देश के लोग उनका विश्वास कर लेंगे एक बार फिर से। मुझे ऐसा महिमा जी, मेरा आपसे थोड़ा उलट सवाल है। विपक्ष की भूमिका इस पूरे आयोजन के दौरान कुछ इस प्रकार से महसूस हो रही है कि वो इस ताक में ही बैठा है कि कोई अव्यवस्था हो और हम टूट कर पड़े। पूरा विपक्ष मानो इस बात के लिए लालायित है कि यह आयोजन कहीं सफल ना हो जाए और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खाते में कोई बड़ी उपलब्धि ना जुड़ जाए। चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो कुंभ में डुबकी को लेकर क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, और आज लालू यादव जी आपके मुख्य सहयोगी, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए बयानबाजी में, बोले कुंभ में फालतू चीज है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या करना चाहिए सरकार को? अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो सरकार ने उसके लिए यथासंभव व्यवस्थाएं की, गलती कर दी, लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए था। इस देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है कुंभ। उसके सफल आयोजन के संदर्भ में अगर राज्य और केंद्र की सरकार प्रयत्नशील है, गलती है उनकी, उन्हें नहीं करना चाहिए। आपका नजरिया महिमा जी? आपने बहुत सारी बातें अभी बोली, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं कि छोटे छोटे 8 साल के बच्चों के दम तोड़ते हुए जो वीडियो इंटरनेट पर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन वीडियोस को देखने के बाद ये कहा, जब विपक्ष छोड़िए, देश का हर नागरिक आज दिल से रो रहा है, क्योंकि ये जो मंजर सामने आ रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अपने आज तक के करियर में कभी दिल्ली स्टेशन का ऐसा नजारा देखा था क्या डॉक्टर द्विवेदी? ये जो सरकार दंभ भर रही है व्यवस्था करने का और इस बात का कि हमने ऐसे अरेंजमेंट्स किए, 7,000 करोड़ की व्यवस्था, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से व्यवस्था 100 करोड़ लोगों के लिए, 50 करोड़ लोग इनसे संभल नहीं रहे, तो फिर आप ये बताइए कि काहे की व्यवस्था है? सरकार को क्या करना चाहिए? आपने मुझसे पूछा, सबसे पहले तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा। एक एक्सीडेंट हुआ और जिम्मेदारी ली गई। आज भाजपा के प्रवक्ता खोखले दावे आपके शो पर कर रहे हैं। पहले ये लोग बात को छुपाते रहे, उसके बाद जनता को छलते रहे, और आज आपके शो पर बैठ करके इस तरह से ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
क्योंकि ये वो लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे देते हैं बिना नाम डाले हुए। राफेल के दौरान एक हलफनामा दिया गया था। तो ये सरकार वो है जहां कोई जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेता नहीं है। जब पहला रेल हादसा हुआ था, जब बालेश्वर हुआ था, उस समय अगर रेल मंत्री जिम्मेदारी ले लेते, हम ऐसे ही रेल मंत्री नहीं कहते उनको, वहां जाकर के घड़ियाल के आंसू बहाने का काम नहीं था उनका, जिम्मेदारी लेने का काम था। जिम्मेदारी लेने का काम था। महिमा जी का ये सवाल है, लेकिन मेरे साथ में इससे भी मौजूद सवाल ये है कि आखिर इतनी सब तैयारी के बावजूद भी हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार की मंशा ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है, संसाधन भी पर्याप्त हैं, पर इसके बावजूद भी हर मोर्चे पर सवाल हैं। लोग घर से निकले हैं पर आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 25-25 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 300-300 किलोमीटर के जाम लग रहे हैं। जिन लोगों ने इस बात के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए, टीवी चैनलों पर बयान दिए कि आप आइए, आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं, वो 300 किलोमीटर पहले से कह दे रहे हैं जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। ऐसा आप लोग कैसे करते हैं आलोक शुक्ला साहब? आपसे नहीं, मतलब आप अधिकारी लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? जी ऐसा है कि देखिए, मैं तो धर्म और आस्था के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं केवल भीड़ के प्रबंधन के बारे में ही बात करूंगा। अब अगर आप ये देखें कि शुरू से आप ये देखने की कोशिश करिए, आपके पास एक सीमित स्थान है, जो संगम का स्थान है वो बहुत सीमित है। आपके पास सीमित समय है। कुंभ का समय एक खास तारीख से शुरू होकर खास तारीख पे खत्म होता है, और उसमें भी जो शाही स्नान वगैरह होते हैं उसका जो पर्व होता है उसका सीमित समय है। सीमित स्थान और सीमित समय पर आप असीमित भीड़ लेकर जब जाएंगे तो उसका यह हश्र होना अवश्यम भावी है। मैं एक दो उदाहरण के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जैसे बहुत सारे मंदिर हैं हमारे, तिरुपति का मंदिर है, वहां पर एक पूरी व्यवस्था लगाई जाती है। पहले से रजिस्ट्रेशन होता है और जितने लोग अंदर जा सकते हैं उतने लोगों को ही टिकट दिया जाता है, और उसमें भी उनका अलग अलग समय निश्चित किया जाता है। वहां आप गए होंगे, मैं गया हूं 2-3 बार। आपको एक अलग लोहे के केज में बिठा दिया जाता है ताकि आपको सेग्रीगेट करके रखा जा सके और आप आसानी से जाके लाइन लगा के दर्शन कर सकें। तो उतने ही लोगों को ले जाया जाए जितने लोगों का जाना संभव है। मैं एक पर्यटन की दृष्टि से जो होता है उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे कि मनाली के आगे रोहतांग पास में पहले बहुत भयंकर भीड़ लगती थी और उससे पर्यावरण को भी नुकसान होना शुरू हो गया, पूरी सड़कें टूटने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि भाई एक पर्टिकुलर दिन में अधिक से अधिक इतने ही वाहन जाएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, और अब उस पे ये कंट्रोल हो पाया है, इसलिए वहां पर वैसी भीड़ नहीं लगती। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में आजकल वो एक 4 धाम यात्रा का जो चल निकला है, उससे आप देखते हैं कि क्या परिस्थितियां हो गई हैं। सब जगह 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 पे गलत सलत होटल बन गए हैं, गलत सलत वहां पर एनक्रोचमेंट हो गया है, सड़कों की बुरी दुर्दशा है। हर बारिश में वहां पर लैंडस्लाइड होता है, सड़कें टूटती हैं, पता नहीं कितने लोग फंसते हैं। फिर भी हम वहां पर भीड़ को कम करने के स्थान पे भीड़ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम ये रिकॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं कि भाई हमको 50 करोड़ लोगों को इतने कम समय में इतने कम स्थान में ही स्नान कराना है। श्रद्धा और आस्था की बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि उतने स्थान में कितने लोग आ सकते हैं। ये जो आप ट्रैफिक कंजेशन की बात कर रहे हैं कि 300 किलोमीटर लंबा जाम है या 50 किलोमीटर लंबा जाम है, जाम हो क्यों रहा है? क्योंकि वो सड़कें जो हैं उनकी एक कैपेसिटी है, उतनी ही चौड़ी सड़क है, उसमें उतने ही वाहन जा सकते हैं, लेकिन आप बुलाए जा रहे हैं लोगों। तो इसका बहुत सिंपल, मैं बहुत संक्षेप में बात कहना चाहता हूं, इस तरह की योजनाओं में, इस तरह के आयोजनों में आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पहले जैसे आप जाते हैं कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा में, या आप मानसरोवर कैलाश की यात्रा में जाते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन होता है और आपका यह तय होता है कि भाई इतने लोग समा सकते हैं, इतने की कैपेसिटी है, हम उतने ही लोगों को रजिस्टर करेंगे, उससे ज्यादा को नहीं करेंगे, बाकी अगले साल आइएगा। और अगर आप इतने आस्थावान हैं कि आपको वहां जाना बहुत जरूरी है तो आप पहले से रजिस्टर करिए। लेकिन अगर वहां पर हम 50 करोड़ लोगों को ले जाने की स्थिति में नहीं है तो हम 50 करोड़ लोगों को ले जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?
हम उतनी 50 करोड़ का मतलब लगभग आधी आबादी देश की, क्या हम देश की आधी आबादी को एक महीने के समय में, और उसमें भी एक महीना पूरा नहीं, एक एक दो दिन के परिवी के समय में सबको वहां ले जाएं? और संगम कितना बड़ा है, कुछ किलोमीटर लंबा, उसमें वहां ले जाकर के हम उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर दें, तो ये अव्यवस्था होनी ही है। इसमें मुझे नहीं समझ आता कि क्या हमारी बड़ी रिकॉर्ड बनाने की, क्या हम आजकल, क्या सरकार जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लगी हुई है? तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, और बेहतर क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। एक छोटी सी चीज में रेलवे स्टेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। रेलवे के पास कोई अकेला नई दिल्ली का स्टेशन नहीं है। नई दिल्ली के अंदर रेलवे के पास बहुत सारे स्टेशन हैं, और अगर आपको कोई स्पेशल ट्रेन चलानी है और आप पहले से स्पेशल ट्रेन का आपने योजना बनाई हुई है, तो आप उस स्टेशन से उस ट्रेन को मत चलाइए जहां पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है। आप सफदरजंग स्टेशन से चलाइए, आप किसी और स्टेशन से चलाइए उस ट्रेन को, वहां पर केवल वही लोग जाएंगे जिनको उस स्पेशल ट्रेन में बैठना है। तो ये तो हमको समझना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा विचार सूत्र था, वो विचार सूत्र के अनुरूप बात कही है डॉक्टर आलोक शुक्ला ने। केवल योजना मत बनाइए, विकल्प भी रखिए। डॉक्टर आलोक शुक्ला का कहना है कि जब केओस हो रहा था, भीड़ हद से ज्यादा महसूस हो रही थी, तो वहीं पर करने के स्थान पर अगर आपने उसके विभाजन के संदर्भ में योजना बनाई होती कि ऐसी भीड़ होने पर हम कहां जाएंगे, तो शायद इस प्रकार की स्थिति को टाला जा सकता था। मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा जब प्रमोद जी के पास वापस आऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ में संदीप चौधरी जी हैं। संदीप जी, क्या कहते हैं आप? एक शुद्ध धार्मिक आयोजन देश की सियासत की भेंट चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष इस धार्मिक आयोजन को अपनी उपलब्धि के तौर पर विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आतुर है, और विपक्ष इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि कैसे यह साबित हो कि इस आयोजन को सफलता से आयोजित करने में सत्तारूढ़ दल विफल हो गया। लोगों की चिंता दोनों में से किसी को नहीं, दोनों को चिंता है एक दूसरे की सफलता या असफलता की। क्या कहते हैं? ये चीज मैटर नहीं करती। अगर सरकार की कोई कमी होगी तो विपक्ष उसको पकड़ेगा, और पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष को बैठाया गया है। विपक्ष है, और विपक्ष को इसलिए बैठाया गया है, इसीलिए आप भी मौका देते हैं विपक्ष को कि आप जनता की आवाज विपक्ष उठा सके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जिस तरीके की ये चीजें हुई हैं कि गम उनका नहीं जो मौज के मारे बीच समुद्र डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। देखिए, लोग ट्रेन में जाने के लिए, अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, किसी के बच्चे का एग्जाम होना है, किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के पास जाना है, किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास जाना है, और ऐसे लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। और सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को भी रखा है, हिमांशु जी, दुख जब होता है कि जो मौतों पर ये कहते हैं कि उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब ऐसा एक कवच भी तैयार करके रखा है कि किस तरीके से बचाव करना है। देखिए, मैं ये मानता हूं हिमांशु जी, सरकार आज बीजेपी की है, कांग्रेस की हो सकती थी, किसी और की भी हो सकती थी। अच्छी बात ये होती कि कोई जिम्मेदारी लेता, कोई आगे आकर के ये कहता कि हमारी सरकार थी या मैं मंत्री था और मेरी जिम्मेदारी थी। अगर ये भी नहीं करता तो अभी तक कुछ अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। आपको कई ऐसे केस याद होंगे, जब गोरखपुर में हादसा हुआ था, डॉक्टर कफील वाला मामला आपको याद होगा, फौरन सस्पेंड किया गया। तो अगर कफील को सस्पेंड किया जा सकता है तो मुझे आज 2 नाम बता दीजिए या एक नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया हो। और मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। अगर यही मामला आप इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते तो शायद कई लोगों की अब तक गर्दन कट गई होगी, कई लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़ गए होते, या इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता। लेकिन आज चीजों को छुपाने की कोशिश होती है। हमारे कई संत भी पूछते रहे कि कुंभ में कितने लोग मारे गए, उन चीजों को दबाने की कोशिश होती है। कहीं कोई बेटी के साथ कुछ होता है तो उसको रात में प्रशासन जलवा देता है। आखिर 2014 के बाद से आपने देखा होगा कुछ चीजें तो बदली हैं। देखिए, जैसे आपने कहा हिमांशु जी कि भाई सरकार चाहती है कि ये सफल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, सरकारों को सफल करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इंतजाम भी तो प्रॉपर होना चाहिए। क्या केवल भीड़ जुटाने से हम ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा हिंदू बीजेपी के साथ लग गया? देखिए, वहां पर एक पत्रकारों की भी मैं आपको बता देता हूं हिमांशु जी। एक पत्रकार सवाल करता है कि कुंभ में मुलायम सिंह जी का एक पोस्टर लगा हुआ है। वो महात्मा कहते हैं जिनसे वो सवाल करते हैं कि अच्छा, एक पोस्टर लगा हुआ है कि हर 2 कदम
पर एक मुख्यमंत्री का, एक प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं देता। मतलब हर 2 कदम पर जिनके पोस्टर लगे उस पर सवाल नहीं है, अगर कहीं एक स्टॉल या कोई एक पार्टी ने अपना लगाया उसके ऊपर सवाल। तो आप समझिए राजनीति का स्तर कहां तक चला गया, और जितना राजनीति का स्तर गिरेगा ऐसे हादसे बढ़ेंगे, लोगों की जान जाएगी और राजनीति होती रहेगी। मैं वापस लौटता हूं प्रमोद मिश्रा जी के पास। प्रमोद जी, कहानी घूम फिर कर इस बात पर आ रही है कि सामर्थ्य से ज्यादा की कोशिश हो गई। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र की अपनी सहन करने की क्षमता है, आपने उस क्षमता का आकलन किए बगैर अपनी उपलब्धि की खातिर एक पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर ली। ये बताने के लिए तत्पर हो गए आज इतने लाख, आज इतने करोड़। वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप ये तो बता देते हैं हर घंटे कितने लाख लोग नहा लिए, पर ये नहीं बता पाते हैं कि कितने लोग मारे गए। उसके लिए 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर आलोक शुक्ला कह रहे हैं कि जब अमरनाथ की यात्रा होती है तो पंजीकरण होता है, कितनी कैपेसिटी है उसी के अनुसार लोगों को आने की अनुमति होती है। मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में ये स्थिति है। प्रयाग क्षेत्र है, उसकी अपनी भौगोलिक स्थिति है, सड़कें हैं, उनकी वाहन को बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता है, ट्रेनें हैं, उनकी यात्रियों को ले जाने की अपनी क्षमता है। क्या सरकार ये आकलन करने में चूक गई? क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई होमवर्क नहीं किया जिसके चलते इस किस्म की अराजकता से रूबरू होना पड़ रहा है? आपको शब्द खराब लगेगा, वैसे ही ज़्यादा अनगिनत पे आपको लगा अराजकता, पर अगर 300 किलोमीटर पहले ही 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे के लिए लोग फंसे रहेंगे तो उसको व्यवस्था तो नहीं कहा जाएगा, उसको अराजकता ही कहा जाएगा। विनम्रता के साथ प्रमोद जी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे सवालों पर नाराज होने के स्थान पर अगर इनके समुचित उत्तर देंगे तो दर्शक लाभान्वित होंगे। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आपसे आवेश की नहीं, एक समुचित सारगर्भित उत्तर की अपेक्षा है। नहीं, कहीं हमने आवेश, अगर आपके साथ आवेश होने का मैंने कोई दुराग्रह किया हो तो मैं आपसे अभी आपकी जनता के सामने इसी समय करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा किया जाए। सर, ऐसा नहीं, मैं ऐसा दुस्साहस मैं नहीं करता, और ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि मैं सनातन परंपरा से आता हूं। मैं उन लोगों के बीच से नहीं आता हूं जो ये कहें कि गंगा में डुबकी लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हमारे वैसे संस्कार नहीं, हमारे वैसे भी संस्कार नहीं है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। हमारे वैसे भी संस्कार नहीं रहे, हमारे वैसे भी संस्कार नहीं है हिमांशु जी कि राफेल का हमारी बहन जी ने नाम ले लिया, छोटी अदालत से लेकर के सबसे उच्चतम न्यायालय तक माफी मांगने जाना पड़े अपनी गलत बयानी के कारण। हमारे ऐसे भी संस्कार नहीं। तो अगर हमने आपको कहीं पर ऐसा दिल दिखाया हो या मेरे ऐसे कोई दुर्व्यवहार किया हो तो आप हो गए, शुक्ला जी हो गए, दोनों ही हमसे बहुत वरिष्ठ है। मेरा करबद्ध प्रार्थना होगी कि मुझे क्षमा करें उस ऐसे दुस्साहस के लिए यदि ऐसा किया। कीड़े मकोड़े हैं ये कहा गया, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कीड़े मकोड़े, ऐसा तो कहीं कहा नहीं किसी। आप हमें जिम्मेदारी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने वाले के अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमने तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम जिम्मेदारी में लेते। लेकिन हिमांशु जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जब ये जो मनाली जाते हैं बर्फ गिरने में और 16-16, 20-20 किलोमीटर की जो लंबी जाम लग जाता है, उस पे आपने कभी कोई डिबेट किया है यहाँ पर और शुक्ला साहब को बुलाया है? मैं बड़ी विनम्रता से जानना चाहूंगा कि क्या कभी उस पे माननीय शुक्ला जी ने ये तो कह दिया कि आपको आकलन करना चाहिए, लेकिन अमरनाथ की आकलन को, अमरनाथ के वहां के भूखंड के और वहां के भौगोलिक जो स्थल है उसकी तुलना प्रयागराज से कर गए, अमरनाथ की भी तुलना प्रयागराज से कर गए। ये तो बता गए कि पशुपतिनाथ में क्या होता है वहां पर तिरुपति बालाजी में, लेकिन वहां पर भी एक बार दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। सर, टिकट तो बाहर जाकर के हज करने के लिए भी कटते हैं,
लिमिटेड में, वहां पर भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हो जाए तो हम उसको जस्टिफाई करने की बेशर्मी करें, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। सरकार हमारी है, वहां भी है, यहां भी है। लेकिन जैसा अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, डबल इंजन की सरकार है, और दिल्ली में तो 2 सरकार हो गई, तो दिल्ली स्टेशन पे कैसे हो गया? वो यही भूल गई कि दिल्ली स्टेशन दिल्ली के सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है, और रेलवे मंत्री हमारा ही, रेलवे डिपार्टमेंट भी केंद्र सरकार ही हैंडल करती है। तो सिर्फ एक ही की बात करें, और एक ही की जिम्मेदारी हमारी दिल्ली में, हम उसके प्रति उत्तरदायित्व है, हमें उसका जवाब देना है। लेकिन जैसे मैंने आपसे आग्रह किया हिमांशु जी, अगर टीवी की जरूरत पर ही करना है तो वो तो तुरंत चाहती है कि हो जाए। आपको याद होगा पिछली बार आप ही के साथ हम डिबेट में बैठे थे, जब एक प्रवक्ता कह रहे थे कि इतने भगदड़ मचे और वहां पर ट्रॉली में भर करके कपड़े और टोपियां और जूते ले जाए जा रहे थे। मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक से तो नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला जी से मैं जानना चाहूंगा कि सर, क्या आपके इतने दीर्घकालिक, इतने बड़े जो आपका अनुभव काल रहा है, आपकी जो ध्येय यात्रा रही है 30-40 वर्षों की रही होगी, क्या आपने उसमें कभी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होते देखा है क्या कि किसी का अगर जूता खो गया तो वो उसके मृत होने का प्रमाण हो जाता है क्या? किसी मेले में किसी का पर्स गिर जाए, किसी का झोला गिर जाए, किसी की टोपी गिर जाए, किसी के कपड़े, भगदड़ मचती है तो आदमी सबसे पहले अपनी जान माल की रक्षा करता है, जान की रक्षा करता है, और क्या चीज है उसको देखने का प्रयास नहीं करता। तो ये ट्रॉली में कपड़े और जूते भरने का पैमाना किसी की मृत्यु का नहीं हो सकता। आपने देखा होगा हिमांशु जी, कई लोगों ने तो ऐसे वो बनाए कि साहब यहां से लाश छुपा करके लखनऊ तक चली गई, सच निकला। हजारों हजार यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोग प्रयागराज में बैठे हुए हैं, वो सीसीटीवी से ज्यादा तेज नजरें हैं उनकी। हमने 50 करोड़ का बिल्कुल हमने टारगेट रखा था, लेकिन ये सनातन के उद्भव का एक अद्भुत उदाहरण है कि हम बुला नहीं रहे, लोग आ रहे हैं और आते चले गए। हमने 45 दिनों में 45 करोड़ का लगभग की तैयारी की थी। आज हमारी 1 महीने में वो सीमा समाप्त में ही वो 52 करोड़ की सीमा पार कर गई। लेकिन क्या इसका मतलब मैं ये कहूं बड़ी आसानी से और आपके प्रश्नों का जवाब दिए हुए निकल जाऊं कि चूंकि साहब अप्रत्याशित भीड़ है इसलिए ये दुर्घटना हो सकती है, होनी चाहिए, हो गई तो हो गई तो हो गई। हम तो उन चरित्र वाले नहीं है कि जो कह दे कि हुआ सो हुआ, हो गया सो हो गया, ऐसा तो हमने नहीं कहा। मैं थोड़ा रोकता हूं प्रमोद जी, मैं जरा अचरज में हूं। देखो, आपके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, उसके तमाम मंत्री और सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश भर में घूमे इस बात का आमंत्रण दे हुए कि इस कुंभ में पुण्य लाभ लेने के लिए आप जरूर आएं, हम आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बेहद सुंदर व्यवस्था के साथ इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। ये वातावरण बनाने में आपने सफलता हासिल की थी। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, लोग विवाह समारोह के लिए आमंत्रण दें और आपसे कहेंगे साहब विवाह है, आपको जरूर आना है, और जब विवाह समारोह में दाखिल होने के लिए पहुंचे तो बाहर गेट पर आप बोर्ड लगवा दें हाउसफुल, वापस लौट जाए। आप हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पहले मुदादती कर रहे हैं आपके अधिकारी, भीड़ बहुत है, वापस लौट जाइए, जो जाए वहां से लौट जाइए। लोग कुंभ में नहाने के लिए आए थे, संगम में नहाने के लिए आए थे, बोले जहां जो है वहीं पर डुबकी मारो और लौट जाओ, वही पुण्य लाभ मिलेगा। आपके अधिकारी ही धर्माचार्य में तब्दील हो गए, बोले यहां डुबकी लगाओ पुण्य मिल जाएगा। तो फिर जाके हम संगम के संदर्भ में इतनी मान्यता, इतनी आस्था, इतनी अर्चना, इतनी वंदना, इतनी पूजा, इतनी महत्ता, इतनी व्याख्याएं किस लिए करते हैं? तो प्रमोद जी, कहीं पर तो इस जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए। आपने कहा कि हमें 50 करोड़ की उम्मीद थी,
एक आदमी आपका नहीं बोल रहा है। हम आकलन करने में चूक गए, हम अनुमान लगाने में चूक गए, हम व्यवस्था करने में चूक गए। कहीं तो बोलिए। आप तो केवल ऐसा लग रहा है कि शाबाशी शाबाशी और केवल शाबाशी। अगर आपने आलोचना का एक स्वर भी निकाल दिया तो कुल मिलाकर आपके धर्म विरोधी कहलाने में बहुत देर नहीं रह जाएगी। ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है प्रमोद जी, इस भय से बचाइए भाई। जवाब दो। आपको भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ी विनम्रता के साथ आपकी प्रश्न का एक जवाब देना चाहूंगा। ये तुलनात्मक विश्लेषण, मुझे खेद है कि मैं इस तुलनात्मक विश्लेषण से सहमत नहीं हूं कि आप विवाह समारोह में बुलाए गए कतिपय निमंत्रण पत्र के द्वारा ही जो बुलाए निश्चित निमंत्रण पत्रों के द्वारा बुलाए गए अतिथियों की तुलना कर रहे हैं इतनी बड़ी आस्था और श्रद्धालुओं की संख्या से। निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं, इतने 52 करोड़ में निमंत्रण पत्र नहीं छपे हैं हिमांशु जी। क्या बोलो प्रभु जी, माफी के साथ मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आप पे भरोसा कर लिया, गलती कर दी क्या? आप पर विश्वास कर लिया, अपराध हो गया क्या? अरे इतने सालों की तपस्या के बाद किसी व्यक्ति या संगठन को ऐसा विश्वास हासिल होता है जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हासिल हुआ, जिनके संदर्भ में एक वातावरण बना है। इन्होंने कह दिया तो ये कर दिखाएंगे, इन्होंने बोला है तो ये करेंगे। इस विश्वास पे भरोसा करके लोग अपने घरों से निकले हैं, हजार हजार किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज की सीमा पर पहुंचे रहे। प्रमोद जी, कुछ तो विचार कीजिए, कुछ तो संवेदना के साथ में हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। इन सवालों के उत्तर चाहिए प्रमोद जी। लोग अपनी आस्था का हनन होते हुए देख रहे हैं, लोग अपनी उम्मीदों को सामने मरते हुए देख रहे हैं। लोगों का मरना तो छोड़िए, लोगों की उम्मीदें मर रही हैं, जो 12 साल के इंतजार के बाद आप पर भरोसा करके इस कुंभ में शामिल होने के लिए घर से निकले थे और बैरंग वापस लौट गए क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं मिली। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मेरी बुद्धिमत्ता पर इतना भरोसा रखिए कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो मुझे याद रहेंगे और उनका अंत तक जवाब दूंगा। आपको बीच में हस्तक्षेप करने की बहुत ज्यादा कष्ट कर नहीं पड़ेगा। और आपका जो प्रश्न परोक्ष है वो भी, और जो अपरोक्ष है उसका भी जवाब दूंगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदारी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि जवाबदारी हमारी है और हम ही देंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप जैसे शब्दों में चाहते हैं वही हम कहते और आप खुश हो जाएं। क्षमा करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्षमा करें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें 2 दूना 5 कह दो आज प्रमोद मिश्रा, और प्रमोद मिश्रा 2 दूना 4 की जगह 2 दूना 5 करके हिमांशु जी को प्रसन्न करके चले जाएं। अब आता हूं सीधे सीधे आपकी बात। बाकी के 2 मित्रों ने शेर सुनाया था, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। ये दुष्यंत ने लिखा था। आपकी बात से मुझे भी एक पंक्ति याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आग्रह कर दूं, क्योंकि पूर्व में 2 लोगों ने शायरियां पढ़ी थी। सर, हमने किसी को निराश करके लौटाया नहीं। हम ये कह रहे हैं, और कोई समझे ना समझे, बाकी 2 लोग तुम नहीं समझेंगे क्योंकि एक विश्लेषण है, लेकिन किस विचारधारा से आते हैं पता है, और उनका अभी जवाब देता हूं। जिन्होंने मुलायम सिंह की मूर्ति पर कमेंट किया था, जिन शंकराचार्य जी ने, हाँ मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन्हीं शंकराचार्य जी को इन्हीं के संवेदनशील सरकार ने बनारस में सड़कों पर दौड़ा करके लाठी से मारा था। आज वो इनके हीरो बने हुए, ठीक है हीरो बना लेंगे। आलोक शुक्ला जी लेकिन मेरी बात से सहमत होंगे। भीड़ का जब एक भीड़ नहीं कहना चाहिए, गलत शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में, बहुत बड़ी जब संख्या हो तो सर आप बीच में ही बता दीजिएगा आलोक जी, अगर मैं कहूं ठहरा हुआ पानी और ठहरी हुई भीड़ दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं ना। मॉब को इवैक्यूएशन, जिसको क्राउड मैनेजमेंट कहते हैं, वो जो आ गई है उसको निकल जाए। आगे से लोग जो आ रहे हैं उनको वापस नहीं कर रहे, उनको निवेदन किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर
मैं जानता हूं कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि भाई आप हमारी सीमा पे रुके रहें, आगे लोगों काफी लोग हैं, थोड़ी से ईज आउट हो जाए। क्या ये सच नहीं है हिमांशु जी कि आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये खबर सुनी कि कुंभ में एक संख्या, बड़ी संख्या ईज आउट हो रही। देखिए, अगर विश्लेषण करना तो ये भी है, फिर मैं कहूंगा, एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं, अगर मैं ये कुछ वक्तव्य कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई संवेदनहीनता से उसको देखा जाए या हमारे दल की जिम्मेदारी से भागने का उसको या प्रयास समझा जाए। ऐसा दुराग्रह कहीं मनमानस में भी नहीं होगा हमारे। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या, हम आप भी इसी समाज में रहते हैं और हम सभी, ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर रह रहे हैं और लोगों से टच में नहीं। ईमानदारी से अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे थे यार 13 तारीख तक रुक जाओ, माघ वाला समय खत्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा भीड़ ईज आउट हो जाए और 26 तारीख को इतना वो हो गया तो चलते हैं। अब उसके बाद इतने ठहरे हुए लोग और बढ़ गए। तो ये इससे आप सोचिए कि श्रद्धा का क्या यही पैमाना है? सनातन पे श्रद्धा से लोगों का विश्वास उठ गया। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे कि ये पैमाना है कि लोगों का धर्म से, लोगों को आस्था से, लोगों का, अरे भैया ये जेएनयू में पढ़ने वाले स्कॉलर्स की थिंकिंग नहीं है, लाखों वर्ष से स्थापित सनातन परंपरा का विषय है। प्रमोद जी की अपनी उलझन है। मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे निष्कर्ष पे पहुंचना है। पर प्रमोद जी, एक बात आपको स्पष्ट करता हूं, धर्म पे किसी का विश्वास नहीं उठ रहा और सनातन कहीं खत्म नहीं होने जा रहा। उसका तो नाम ही सनातन है। सनातन का अर्थ ही है चिरकाल तक जो स्थायी है। जब तक समय रहेगा तब तक सनातन रहेगा। दांव पर आपकी साख है, उस साख की चिंता कीजिए। आपने बड़ी तपस्या, बड़े परिश्रम और पराक्रम के साथ, अपने पुरखों की पुण्याई के साथ इस साख को देश में स्थापित किया। इस आयोजन में होने वाली इस प्रकार की घटनाएं आपकी साख को दांव पर लगा देती हैं। जिनके कारण भी ये साख दांव पर लग रही है उनको पहचानिए और समय रहते उनको दंडित करने का उपक्रम कीजिए। चुनौतियों के संदर्भ में पीठ दिखाने में साहस नहीं है, चुनौतियों का सामना करते हुए और अपनी भूलों को स्वीकार करने में साहस है। क्या इस आयोजन के संदर्भ में किए गए तमाम यथेष्ट प्रयत्नों के बीच जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकारेंगे और इसमें होने वाली चूकों के लिए सही व्यक्तियों को पहचान करके दंडित करेंगे? ये आने वाले समय का सवाल है। हमें उम्मीद है कि हमें इसके उत्तर आने वाले समय में मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास आज समय सीमित रहा। प्रमोद जी के साथ में मेरा संवाद कुछ लंबा रहा, पर विषय सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके साथ में प्रति प्रश्न ज्यादा हो गए। लेकिन विषय नाजुक है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन तमाम मृतकों के प्रति जो विभिन्न हादसों में अपनी जान गंवा बैठे। समय है अब आज के शेर का। पीड़ा के साथ ये शेर आपके बीच साझा करता हूं कि जब हादसे अपना नसीब है, किस किस पे रोए आंख, ये बरसे कहां कहां। मुसव्विर फिरोजपुरी ने जो ये लिखा, दर्द के साथ लिखा। दर्द हमारा भी है, दर्द आपका भी है, लेकिन कुंभ के इस महा आयोजन के संदर्भ में यह हादसा अंतिम हो, ये कामना है। अपेक्षा है बड़ी संख्या में श्रद्धालु सच्चे मन के साथ प्रयागराज की ओर कूच कर रहे हैं। वह निर्बाध अपनी यात्रा पूरी करें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इस सत्कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।